हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं शिवम हूँ। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग ब्लैक बुक का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में आज हम लोग आधुनिक इतिहास का तीसरा चैप्टर, गवर्नर जनरल और वायसराय, मतलब हमारे इतिहास में कौन कौन गवर्नर जनरल था और कौन कौन वायसराय आया था, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रसिद्ध कोसीजुरा घटना किसके शासनकाल में हुई थी। कोसीजुरा घटना जो कि 1779 में हुई है, ये किसके शासनकाल में हुआ था। तो उस टाइम जो है वो वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में कोसीजुरा घटना 1779 में हुआ था। अगला है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में दो अदालतों की शुरुआत की, एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत। तो ये भी वारेन हेस्टिंग ही है। कौन? वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो है वो 1772 में प्रत्येक जिले में, हर जिला में दो अदालत होगा, एक फौजदारी अदालत और दूसरा दीवानी अदालत। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग के युग से संबंधित है। पहली है एंग्लो मराठ युद्ध, दूसरा है रोहिला युद्ध, तीसरा है चैत सिंह हादसा और चौथा है दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। तो ये सभी जितना भी है, कौन कौन, पहला एंग्लो मराठ युद्ध, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध और तीसरा रोहिला युद्ध, चौथा चैत सिंह हादसा, ये सब जो है वो वारेन हेस्टिंग के समय से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग के समय में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने अध्यक्ष पद थे। तो वारेन हेस्टिंग के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 अध्यक्ष पद थे। कितने? 3 अध्यक्ष पद थे। अगला है, इंग्लैंड के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया। तो ये जो है वो वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो है इंग्लैंड के निचले सदन, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, ये गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था। अगला है, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। तो ये भी जो था वो कौन था, वारेन हेस्टिंग ही था द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल। अगला है कि 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे। तो 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। कौन? वारेन हेस्टिंग बने हैं। कब? 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। अगला है, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को किसने समाप्त किया। तो ये जो है वो वारेन हेस्टिंग ही है। वारेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल में सरकार के दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिए थे। अगले, जमींदारी प्रणाली की शुरुआत कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में की गई। कब? 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा जमींदारी प्रणाली की शुरुआत की गई है। इसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला है, बंगाल का अस्थाई भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू की गई। तो ये भी जो है वो कॉर्नवालिस के द्वारा ही बंगाल के अस्थाई भूमि राजस्व बंदोबस्त जो है वो शुरू किया गया। अगला है, भारतीय नागरिक यानी सिविल सेवा जो है एग्ज़ाम होता है, सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय के दौरान आया था। तो ये जो है वो कॉर्नवालिस के द्वारा ही सिविल सेवा एग्ज़ाम को लाया गया था। अगला है, किस भू राजस्व प्रणाली के तहत जमींदारों को एक निश्चित राशि के भुगतान के अधीन अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया। तो ये जो है वो अस्थाई बंदोबस्त है। अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा जो है वो किस जमींदारों को जो है वो सरकार को एक निश्चित राशि के भुगतान के अधीन अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया। अगला, किस गवर्नर जनरल ने एक संहिता यानी कोड
पेश किया जो न्यायालय प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने का प्रावधान देता है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था जिसके द्वारा क्या किया गया, गवर्नर जनरल एक संहिता यानी कोड पेश किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग कर देता है। अगला, किस गवर्नर जनरल ने सहायक गठबंधन की नीति यानी सब्सिडरी एलियंस पेश की, जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए। ये लॉर्ड बैलेजली थे इस टाइम जब सहायक गठबंधन हुआ था, जिसको सहायक संधि भी कहते हैं। अगला है, कौन से गवर्नर जनरल खुद को बंगाल के शेर कहते थे? तो यही कौन, लॉर्ड बेलेजली ही थे जो कि अपने आप को बंगाल का शेर कहा करते थे। अगला है, 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना रिचई बेलेजली के द्वारा किया गया। अगला है, लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 809 से ठीक पहले रंजीत सिंह के पास शांति बनाने के लिए किसे भेजा? तो चार्ल्स मैटकॉफ को भेजा था। कब? लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले रंजीत सिंह के पास शांति बनाने के लिए भेजा था। अगला है, अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 ईस्वी में। 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। अगला है, लॉर्ड हेस्टिंग ने डैश की शुरुआत की, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च था और इसीलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी। तो ये थे पॉलिसी ऑफ परमाउंटसी ये। तो अब आगे देखते हैं। अगला है कि उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के दृष्टिकोण को स्वीकार किया। तो यह है लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है वो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए स्वीकार कर लिया था। कौन? लॉर्ड विलियम बेटिंग जी थे। अगला है, किस विनियम ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम अनिवार्य बना दिया? तो ये थे मैकाले मिनट जो कि 1835 ईस्वी में थे। ये बिल्कुल ही अनिवार्य बना दिए थे एकदम कि नहीं, मतलब इंग्लिश जो है, अंग्रेजी जो है उसको पढ़ना ही है। अगला है कि डैश के लिए भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान लॉर्ड मैकाले द्वारा समर्थित उद्योगामी निष्पन्द दृष्टिकोण दिया। तो ये जो है वो शिक्षा जो है उद्योगामी जो है वो निष्पन्द दृष्टिकोण दिया था। अगला है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया? तो ये जो है वो विलियम बेटिंग जी थे। विलियम बेटिंग जो है 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया और उसे बिल्कुल समाप्त कर दिए। अगला है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। कौन? विलियम बेंटिंग। अगला है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये भी जो है वो विलियम बेंटिंग ही थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। सती प्रथा को किसने समाप्त किया? तो ये भी विलियम बेंटिंग। अगला, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो ये भी थे विलियम बेंटिंग जी ही थे जो कि रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किए थे। अगला है, 1833 के चार्टर अधिनियम ने
डैश के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित कर दी। तो ये जो थे वो बंगाल थे। 1833 के चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित कर दिया। अगला 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसकी अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया? तो विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले के समय हुआ था। कौन? लॉर्ड मैकाले के समय विधि आयोग का गठन किया गया था। अगला, ब्रिटिश राज्य में सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल के समय किया गया? तो ये थे लॉर्ड एलन ब्रो। लॉर्ड एलन ब्रो के समय ब्रिटिश राज्य में सिंध का विलय कर दिया गया। अगला, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? तो डाक टिकट की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी। अगला है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? तो ये जो है वो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। अगला है, भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प नीति। कौन? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की शुरुआत की थी। अगला है, भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश को किसने संभव बनाया? तो ये भी जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने ही प्रवेश सेवा को जो है वो संभव बनाया। अगला है, लॉर्ड डलहौजी को किन कार्यों का श्रेय दिया जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को पंजाब, बंगाल और सतारा का विलय। लॉर्ड डलहौजी जो है वो पंजाब, बंगाल और सतारा ये 3 प्रांत का विलय जो है वो ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार में जो है वो कर लिए थे। वो किस नीति के द्वारा किया गया था? तो हड़प नीति के द्वारा। हड़प नीति को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। अगला है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कनिंघम के समय हुई। कब? लॉर्ड कनिंघम के समय भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किया गया था। आगे देखते हैं। अगला, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो ये भी जो है वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। अगला, भारत में बजट की प्रणाली वायसराय कैनिंग के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई। किसके कार्यकाल? कैनिंग के कार्यकाल के दौरान भारत में बजट की प्रणाली जो है वो शुरू की गई थी। अगला, किस गवर्नर जनरल ने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा हुए और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? तो ये भी जो है वो कौन थे? कैनिंग साहब ही थे जो ये निर्णय ले लिए थे कि बहादुर शाह जफर जो है वो मुगल शासक का अंतिम राजा होगा। अगला, लॉर्ड कैनिंग द्वारा कंपनी से क्राउन में सरकार के स्थानांतरण की घोषणा कहाँ की गई थी? तो ये इलाहाबाद में किया गया था। कहाँ? इलाहाबाद में। अगला, भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई? तो भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि 1858 ईस्वी में दी गई थी। अगला है, किसके वायसराय काल के दौरान 3 मुख्य शहरों कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? तो जॉन लॉरेंस के शासनकाल में जो है वो 3 मुख्य शहर कौन कौन? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय की स्थापना जॉन लॉरेंस के द्वारा किया गया था। आगे
अगला, सर जॉन लॉरेंस ने किस वर्ष में शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था? तो शिमला को ब्रिटिश काल की ग्रीष्मकालीन राजधानी 1864 में घोषित किया गया था। अगला, डैश एकमात्र वायसराय था जिसकी भारत में हत्या कर दी गई? तो लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो एक ऐसा वायसराय था जिसका हत्या कहाँ, भारत में ही कर दिया गया था। किसका? लॉर्ड मेयो का। अगला है कि 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी गई थी। कहाँ? मेयो की हत्या कहाँ हुई थी? पोर्ट ब्लेयर में। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। अगला है, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविता लिखता था? तो लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन को ओवेन मेरिडिथ के नाम से भी जाना जाता है। किसको? लॉर्ड लिट्टन को जाना जाता है। अगला है कि किन घटनाओं को वायसराय लॉर्ड लिट्टन के समय का माना जाता है? तो ये जो है वो अफगान युद्ध, आर्म्स युद्ध और प्रेस एक्ट, ये तीनों घटना जो है वो लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल का माना जाता है। अगला है, भारत में किस गवर्नर जनरल को अस्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो अस्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसको लॉर्ड रिपन को। अगला, 1880 में भारत के वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो 1880 में भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड रिपन को ही नियुक्त किया गया था। किसको? लॉर्ड रिपन को। अगला, इलवर्ट बिल एक विवादास्पद विधेयक है जिसे 1883 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये जो है वो लॉर्ड लिपन ही थे, लॉर्ड रिपन। अगला है, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 को लागू करने का श्रेय किसे जाता है? जिसमें बच्चों के रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे। तो ये जो है ये जाता है लॉर्ड रिपन को। अगला है, लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो है वो 1882 ईस्वी में की गई थी। कब? 1882 ईस्वी में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान किया गया था। कब? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान किया गया था। अगला, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित किया गया। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। कब? 1905 ईस्वी में। अगला है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया सबसे उपयोगी और उत्कृष्ट सुधार क्या माना जाता है? खासकर पंजाब के अविभाजित प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में। तो ये जो है वो कौन है? कृषि सुधार है। कृषि सुधार को माना जाता है। अगला है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा परिकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कोलकाता में स्थित है। कहाँ? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के समय में क्या किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन, भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन और अकाल आयोग की स्थापना, ये 3 चीज़ जो है वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया था। अगला, उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा कैंसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। तो राजा रवि वर्मा जो है उसे कैंसर ए हिंद के से जो है वो ये सम्मानित किया गया था। अगला है, किस अधिनियम ने पहली बार कानून में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया? तो किस अधिनियम ने कानून में पहली बार? तो इंडियन काउंसिल एक्ट। कौन?
इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा जो है वो पहली बार भारतीयों का प्रतिनिधित्व यानी कानून, पहली बार कानून में भारतीयों का प्रतिनिधित्व हुआ। वो कौन था? इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया था? 1909 ईस्वी में। अगला 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट को लोकप्रिय रूप से मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है। क्या? मिंटो मार्ले, जैसे मार्ले मिंटो हम लोग बोलते हैं, मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है। ये कब आया था? 1909 ईस्वी में। इंडियन काउंसिल एक्ट को लोकप्रिय रूप से मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसको जो है वो मिंटो और मार्ले दो व्यक्ति थे जिनके द्वारा ये तैयार किया गया था, इसीलिए मिंटो और मार्ले के नाम से इसे जाना जाता है। अगला है, जब इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 अधिनियम किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? तो उस टाइम जो है वो भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था। कौन? लॉर्ड मिंटो। अगला है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई? तो सबसे पहले 1909 का मिंटो मार्ले सुधार। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन मंडल की प्रणाली जो है वो सबसे पहले 1909 का मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा ही जो है वो शुरू किया गया था। अगला है, जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी तो वायसराय कौन था? तो दिल्ली जब ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस टाइम जो है वो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो है वो दिल्ली जब वायसराय बनी ना, मतलब दिल्ली जब राजधानी बनी तो उस टाइम वायसराय जो है वो लॉर्ड हार्डिंग था। आगे देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग बना। और अगला है कि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल भी लॉर्ड हार्डिंग ही था। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। अगला है कि रॉलेट एक्ट 1919 किसके कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया? तो रॉलेट एक्ट 1919 जो है वो किसके कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया? तो ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दौरान जो है वो रॉलेट एक्ट 1919 को अधिनियमित किया गया। अगला है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन की अवधारणा को लागू करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन था? तो ये जिम्मेदार व्यक्ति कौन था? मॉन्टेग्यू। कौन? मॉन्टेग्यू। अगला है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 है, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वायसराय के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया गया? तो लॉर्ड बेबेल। लॉर्ड बेबेल को स्थापित किया गया। अगला है कि विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो विभाजन परिषद के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला है, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाले भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत स्वतंत्र हुआ? तो ये भारत जो है 1947 में जब स्वतंत्र हुआ तो उस टाइम भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल के दौरान भारत जो है स्वतंत्र हुआ। तो अभी आज हमारा भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय जो है वो ख़त्म होता है। अब फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।